सोचिए बचाओगे निकाल ले बस ये पेपर है तो मैं जब गया था तो मेरे नाना ला के दिए, तो मैं याद पढ़ाएंगे पढ़ाऊंगा मैं। सिस्टम ऑफ कर दो पढ़ा दे रहे हैं हमारे बंद मत करो, मैं इसलिए बन के ताकि ये लोग सामने आके बैठ पाए, शैडो पड़े। क्या मतलब? आधा घंटा पढ़ा? 2 घंटा पढ़ते हैं। मेरे को पता नहीं चलता टाइम का, बता दिया करो यार। मैं कल जाके घर में देख रहा था तो 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो है सर। आप लोग के में 4 यूनिट में है ये सर। फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़े, फोटो ऑक्साइड पढ़े, फिर ये सर तीसरा टॉपिक। तो आज उसको आप थोड़ा बताऊंगा, ऐसा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे उसको क्या होता है, ठीक है। आप लोग के में भी है ये सर। तो पता है ये सर का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। किस पार्ट, कौन से पार्ट है? इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है या फिजिकल का है या ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो का पार्ट? बताओ। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट, ठीक है। मैं बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एनएमआर किसका पार्ट था? ऑर्गेनिक का पार्ट, ठीक है। वैसे ये ईएसआर जो है इनऑर्गेनिक का पार्ट। फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रॉन, लिख लो कहीं पे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैं? पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। हम लोग इससे पहले जब एनएमआर पढ़े तो देखिए कैसे न्यूक्लियर का स्पिन का ट्रांजिशन। इसमें सिंपल सा बताऊं तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का स्पिन मतलब वो, अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आप लोग को कुछ इस तरीके से, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका ट्रांजिशन। इससे पहले हम क्या देखें? नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट थे, प्रोटॉन जो प्रेजेंट थे उसका ट्रांजिशन देखें एनएमआर में। ईएसआर में इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन देखें। क्यों जरूरी है ईएसआर पढ़ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सीएफसी समझते हो? सीएफसी क्या होता है? ठीक है, उसमें क्लोरीन रहता है, वो क्लोरीन टूट के अलग हो जाता है। किस फॉर्म में? फ्री रेडिकल के फॉर्म में। वो कहाँ जाता है? ओजोन में जाता है। ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ओजोन लेयर जो है डिप्लीट होता है, करेक्ट। ये फ्री रेडिकल को पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं? हम पता कर पाएंगे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं। एकमात्र यही एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो फ्री रेडिकल को या अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स को या बोलूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात करना। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आज हमारी दुनिया के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, आज मान लो क्लोरीन प्रेजेंट है, वो जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ओजोन लेयर जब पतला होगा तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन सीधा अंदर आएंगे, हम स्किन कैंसर से मर जाएंगे। तो देखो हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से पता करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन से फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन या कौन से अनपढ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिर्फ मात्र यही एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसीलिए नेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो कहीं पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईएसआर क्या क्या का बात करके देगा हमको? फ्री इलेक्ट्रॉन। लिख लो कहीं पे, फ्री इलेक्ट्रॉन, या मैं इसको बोल सकता हूं फ्री रेडिकल,
या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब समझो कितना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। अपने आज की निजी जिंदगी से इसको रिलेट करो कि आज हमको ESR पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री रेडिकल्स है, उसको ज्ञात नहीं करेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट में जा जाके क्यों होता है, ये फ्री रेडिकल इतना सनकी रहता है कि जिसको भी देखता है उसके साथ रिएक्ट कर देता है। जिसको जो मॉलिक्यूल दिखेगा सामने उसके साथ रिएक्ट कर देगा, जो मॉलिक्यूल दिखेगा। तो ये ओजोन जैसी चीजों को जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है उसको तक ओजोन को तोड़ देता है। ये जो कार्बन है, क्लोरीन है ना, फ्री रेडिकल हो जाके ओजोन में टकराएगा, ओजोन को डिप्लीट करेगा। आगे जाके फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे आप लोग। अभी मैं बस बता रहा हूं। तो ESR इसलिए बताएं कि ESR इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये फ्री रेडिकल का पढ़ाई करके देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करके देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, पैरामैग्नेटिक। अब हमको पता होना चाहिए, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से एलिमेंट्स अनपेयर्ड होते हैं। हम पढ़ें। जैसे मैं अगर बोलूंगा आप लोग को हाइड्रोजन के बारे में बताओ, तो आप लोग BBT ड्रॉ करोगे, देखोगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोलते हैं। पर अभी थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स क्या H2, ठीक है, मैं समझाऊंगा। सबको आता है MOT ड्रॉ करने आता है? नहीं आता है। बताऊं मैं एक बार कि आगे बढ़ जाओ। आता है? नहीं बताऊंगा उसको। ऑक्सीजन O2 एक मॉलिक्यूल है, ये अनपेयर्ड है या पैरामैग्नेटिक है, मेरे को बताओ। अब देखो NMR में क्या पढ़े थे हम लोग? एक सिलेक्शन रूल पढ़े थे, करेक्ट, रिलेट करो उससे। NMR में क्या पढ़े थे? एक सिलेक्शन रूल पढ़े थे, क्या कि अगर I = 0 आएगा तो उसमें न्यूक्लियर के स्पीड में ट्रांजिशन नहीं होगा, उस मॉलिक्यूल हटा देते थे। अगर I not = 0 हो, या हो सकता है +1/2 होगा, 1 होगा, 3/2 होगा, 7/2 होगा, तो हम लोग उसका न्यूक्लियर के स्पीड में ट्रांजिशन होगा। ये हम क्या पढ़ते थे? सिलेक्शन रूल में पढ़ते थे, करेक्ट। अब ESR में भी ऐसा ही एक सिलेक्शन रूल है, सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यही इसका सिलेक्शन है। मतलब कि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट है, मस्ट मतलब होने, इसका सिलेक्शन रूल है ये कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट होंगे, तभी हम काम कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिक, जैसे अब ये H2 मेरे को बताओ कि अनपेयर्ड है, ये पैरामैग्नेटिक, ये H2 मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक है? नहीं है। तो ये होगा क्या? ये सर एक्टिव, इसको हम नहीं लेंगे, ये सर में हम इसका काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बोल दिया H2+ अपर होगा, बताता हूँ। हाइड्रोजन के क्या होता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक और हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, इसमें कितने? एक है, दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और MOT ड्रॉ करते थे बचपन में ऐसा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। H2 मॉलिक्यूल का बात कर रहा था, किसका? H2 मॉलिक्यूल्स का। कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक होता है, 2 हाइड्रोजन 2 होंगे। यहां पे भर दो, पूरी तरीके से पेयर्ड है, पूरी तरीके से पेयर्ड है। अब इस मॉलिक्यूल को ले जाके ESR में टेस्ट करोगे ना, कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला। मैं बोला अगर H2+ मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब बताओ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब ये कर पाएगा। अगर मैं बोलूंगा H2- होगा तो H2 में कितने होते हैं? 2। अभी माइनस लग गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 3, तो कैसे करोगे? 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि देखो H2 को ले रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा, और H2+ को ले रहे हो तो वो काम करेगा, H2- को लोगे तो काम, समझ आ गया? ऐसा ही, पर एक सिंपल मैं बता रहा हूँ ट्रिक होता है, अपन इसको कैसे करते हैं, ये सब ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में,
कई बार पूछता है लोअर एग्जाम में, अगर जैसे आप लोग लैब टेक्नीशियन के लिए भरोगे वो पोस्ट के लिए ये सब पूछता है कि विच मॉलिक्यूल्स आर ESRI, 4 मॉलिक्यूल्स दे दो, तो वहां पे ये पूरा MOT तो ड्रॉ नहीं करोगे, तब पता होना चाहिए। और ये पता है कि नहीं, ये बताओ sp मिक्सिंग समझते हो? अगर चलो बताओ sp मिक्सिंग तो समझते हो, फ्लोरीन sp मिक्सिंग होगा क्या? फ्लोरीन sp मिक्सिंग शो करेगा क्या? फ्लोरीन ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोग का, MOT ड्रॉ करने आना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ हल्का सा ऊपर से, बहुत बेसिक्स है, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज याद रखो, आज जाके पहले MOT पढ़ोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अगर तुम लोगों को अनपेयर्ड और पेयर्ड नहीं निकालने आया कोई मतलब, ये निकालने आना चाहिए, ठीक है? पता चला sp मिक्सिंग क्या होता है बताओ। आप लोगों को पता है, बस तो याद नहीं आ रहा आपको। इसको डाउट होगा ना इसके बारे में पूछ लेना मेरे को बाद में क्लास के बाद, जब पेपर में समझा इसको डाउट है। देखो फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होता। sp मिक्सिंग नहीं होता मतलब मैं बता रहा हूँ ऊपर से कि S और P के बीच में इतना गैप रहा हो कि वो ओवरलैप नहीं किया, मतलब इतना गैप रहा होगा उनके बीच, तो उसके कारण एक दिक्कत आ जाता है। मैं अभी जो ड्रॉ किया हूँ वो sp मिक्सिंग इसमें पॉसिबल है, तभी ये पाई नीचे आ रहा है। ये मैं एकदम डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, बाद में कभी बताऊंगा तो पूरा क्लीन बताऊंगा कि नीचे क्यों आ रहा है। अभी समझो कि sp मिक्सिंग अभी इसमें पॉसिबल है, इसलिए पाई यहां पे आ रहा है, पाई 2px पाई 2y। अगर मैं बोलूंगा कि फ्लोरीन ले रहा हूं, जैसे कि फ्लोरीन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस पे sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनकी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है पता है, ये पाई नीचे आ जाता है, यहां पे आता है सिग्मा 2pz, ऊपर में चला जाता है पाई 2px 2py, ये डिफरेंस होता है। तो कई बार जब ड्रॉ करोगे, यही बता रहा हूं, MOT ड्रॉ करोगे तो ये चीज गलती मत करना है। मैं ये बता सकता हूं, बाद में कभी बताऊंगा कि ये नीचे क्यों आ रहा है, कैसे ड्रॉ हुआ, वो चीज एक डेप्थ कॉन्सेप्ट है वो, पर मैं आपको बताऊं ये पढ़ना घर जाके, MOT को पढ़ना नहीं तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्यों? अगर फ्लोरीन आएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग रट ले रहे हो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर पाई सिग्मा 2p, ऐसा पढ़ लेते हो, मेरे को पता है। पर ये हर बार यहाँ पे पाई नहीं आता भाई, हर बार नहीं आता, वो आता तब है जब sp मिक्सिंग हो रहा होगा। अगर sp मिक्सिंग नहीं होगा तुरंत ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उसका कारण है, ठीक है, उसका कारण है, वो बताऊंगा तो ज्यादा एलैबोरेट हो जाएगा, हम ESR से हट जाएंगे। समझ आ रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूं ये घर जाके सब पढ़ेंगे MOT के बारे में कि कौन सा मॉलिक्यूल sp मिक्सिंग देता है, कौन सा मॉलिक्यूल sp मिक्सिंग नहीं देता। एग्जाम में आएगा तो ये पूरा ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? एग्जाम में आएगा तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार ऐसा करके सीधा लिखते जाओगे, जैसे मैं ऐसा लिखा था सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, ऐसा करके मैं लिखता था, बढ़ते जाता था ऐसा करके। और फिर आप लोग थोड़ी देर बाद आप इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 2 4 6 8, तो इसको हटा दोगे, यहाँ से चालू करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे। जैसे अगर बोरोन का बोलूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे, 2 4 6 8, मैं इसको लिखता ही नहीं था, मैं यहाँ से शुरू करता था। बोरोन में कितने होते हैं? 10 होते हैं ना, तो ये 8 भर गया तो यहाँ से शुरू, बोरोन में कितने होंगे ऐसा, मतलब बोरोन क्या है, बोरोन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आप सिग्मा देख रहे हो ना यहाँ पे, इसीलिए बोल रहा हूँ ना यहाँ पाई है, इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट ढीला है उसको सही कर देगा, यहाँ पे पाई बनेगा, बोरोन के पाई बनेगा, बोरोन में sp मिक्सिंग होता है भाई, तो यहाँ पाई बैठेगा, पाई 2px पाई 2py, तो 2 पढ़ लेना उसको जाके, कि बताऊँ ये पूरा, इसको पढ़ना जाके, ठीक है? ये थोड़ा डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, MOT ड्रॉ करना सीख लेना पहले, क्योंकि फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। जैसे मैं बोलूंगा F2 का बताओ, O2 का बताओ, N2 का बताओ, तो फिर नहीं निकाल पाओगे, इसलिए MOT ड्रॉ करके आना।
सब लोग पढ़ के आना, 3-4 मॉलिक्यूल लास्ट में दे दूंगा मैं, उसका एमओटी सब ड्रॉ करके आएंगे, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हाँ वैसा भी है, वो भी है, सही हो रहा है। हाँ बोरोन का पाई से शुरू है, यहाँ पे बोरोन में पाई आएगा, पाई 2px पाई 2p पाई। 14 के बाद क्या होता है, वो जैसे क्लोरीन में क्या होता है, उसका गैप ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग को हम क्या पढ़ रहे थे, ESR क्या रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका पढ़ाई करनी है। वो भी बोलो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, या रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उसकी पढ़ाई करनी है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है, मतलब इसका सिलेक्शन रूल ही यही है। जैसे हम NMR में देख रहे थे, जिसमें न्यूक्लियर का स्पिन I = 0 होगा, वो काम नहीं करेगा। यहीं पे ESR में आपको वहां देखना पड़ेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं, यानी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है कि नहीं। तो पैरामैग्नेटिक होगा तब हम उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है कि ESR क्या काम कर रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं इसको, क्यों हमारे एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, और एकमात्र यही स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या बोलो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात करके देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नेट में इससे क्वेश्चन आते हैं। या फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, फोटोऑक्सीड स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इससे आएंगे, क्योंकि आगे आप नंबर्स ऑफ लाइन निकालोगे, ठीक है। इतना क्लियर है, बेसिक समझ आ गया ESR क्या काम करता है। मैं कुछ मॉलिक्यूल देता हूँ, उसका ना आप लोग घर में जाके बना के आना, सीख के आना। अगर नहीं समझ आया फिर भी तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता दूंगा। जैसे लिखो आप O2 का, N2 का, और ये होमोन्यूक्लियर है, O2 हेटेरो भी होता है। जैसे NO का निकाल के आना, HF का निकाल के आना, इसका निकाल के आना, ठीक है। इसका निकाल लिए एसपी मिक्सिंग मैं बता रहा हूँ बार बार, याद समझ के आना उसको कैसे होता है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वो सिग्मा पाई हम लोग को मालूम है, सब रट देते हैं, बार बार पाई लेते हो, ऊपर में सिग्मा को लेते हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ढीला है, आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को, अब टूरिंग वगैरह का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका बना के आना, नहीं बना पाओगे तो बता देना, बाद में समझा दूंगा। NMR में कौन सा सोर्स यूज करते थे, रेडियो। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होने वाला है। यहाँ पे माइक्रोवेव यूज करेंगे, माइक्रोवेव पता है ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। NMR में क्या यूज किए थे, रेडियो वेव से थोड़ा आगे बढ़ते हो, रेडियो वेव की बहुत कम एनर्जी होती है, बहुत कम, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है माइक्रोवेव। तो ये माइक्रोवेव इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियो वेव क्या रिस्पांसिबल था, न्यूक्लियस के ट्रांजिशन कराने के लिए। हमको पता है, तो कॉन्सेप्ट हमारा टाइट है, हम मान लेते फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच होगी तभी होता था, ऐसा नहीं कि दोनों आराम से मैच, ऐसा नहीं था, हमको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि फ्रीक्वेंसी मैच होगी, उसके बाद ट्रांजिशन होगी, उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इफेक्ट वगैरह भी पता है हम लोग, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रिपेल करेगा, वो भी पता है हमको, दिक्कत नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये माइक्रोवेव रिस्पांसिबल है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, यानी इसका सोर्स यूज करेंगे माइक्रोवेव। न्यूक्लियर का ट्रांजिशन कराएगा रेडियो, हाँ स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन मैं बताऊंगा, अभी ड्रॉ करूंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन, और न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन करा रहे थे NMR में, इसमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन कराएंगे। पर बाद में ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में बदल जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैं, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, आप लोग सिलेबस में मेंशन है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्या है हमको ये पता है। देखो ध्यान से समझो, मैं देखा पहले ये डीजेनरेट फॉर्म में था, कोई दिक्कत नहीं है, पहले डीजेनरेट फॉर्म में था, मैं रेडियो वेव डाला, अपना रेडियो वेव डालता था, उसका टिल्ट बिल्ट होता था, फ्रीक्वेंसी मैच वैच होती थी, NMR में हमको पता है। अभी क्या होता है कि ये जब यहाँ पे हम डालते हैं, अपना रेडिएशन आता है, मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, तो एक बढ़िया सा गैप क्रिएट हो रहा है। यहाँ भी मैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ भी मैग्नेट यूज करते हैं, मैग्नेट यूज करके क्या हो गया, दो गैप क्रिएट हो गया, ऐसा पहले ऐसा था, अब गैप क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो स्प्लिटिंग हो गई भाई, एनर्जी गैप स्प्लिट हो गया, पर बाद में ये फर्दर स्प्लिट करेंगे,
इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण, क्या क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, इलेक्ट्रॉन के स्पिन और न्यूक्लियर का स्पिन के बीच में इंटरेक्शन होता है। समझे? फिर से एक बार, हमारा ये सैंपल था, ठीक है, मैं इसमें डाला मैग्नेटिक फील्ड, बढ़िया से गैस क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं कराया अपना फ्रीक्वेंसी डाला, क्या की कौन सा यूज कर रहे हैं, ESR में कौन सा माइक्रोवेव डाला, तो देखा इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पर देखने को मिला कि हाइपर फाइन, मतलब हाइपर बोलते ना, हाइपर, इसको हाइपर है, बहुत हाइपर है दूसरा वाला, यहाँ देखिए हाइपर सिग्नल मिल रहा है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो रही है, मतलब बाद में फर्दर स्प्लिट हो जा रहा है। वो फर्दर स्प्लिट इसीलिए हो रहा है कि न्यूक्लियर का स्पिन और ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बीच में इंटरेक्शन हो गया। तो ये हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है ये पूछता है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इसीलिए हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन। समझ आ गया? ये आप लोग के एग्जाम में आता है, क्योंकि मैं दिया मेरे को पता है, हमारे में आया। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग सबसे पहले लिखना पड़ेगा, we will take a sample, when we will apply the magnetic field it will create an energy gap create कर लेगा। उसके बाद when we will give the microwave the electron transition will occur, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे when the electron spin and nuclear spin इंटरेक्शन होगा, तो देखेंगे हम कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑकर हो गया। समझे मैं क्या बोल रहा, समझो क्या हो जाएगा, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो रहा है। क्लियर है ये चीज कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन के कारण। ठीक है, क्लियर है? अभी ब्लैक बोर्ड में उसको बना के बताऊंगा, मैं अभी पीपीटी प्रिपेयर नहीं कर पाया, मैं ट्यूसडे को आऊंगा, बढ़िया से पीपीटी लेके आऊंगा, उसमें और एक बार समझ लेंगे एलोबरेट करके। मैं बस आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ESR क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हमको अपने एनवायरनमेंट से उसको रिलेट करना होगा कि ESR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, आप लोग अब एकदम रिलेट कर लो। आप लोग को NMR याद है ना, भूल तो नहीं गए ना, याद है ना? ये सिक्के आना, ठीक है, पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है एकदम, ठीक है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेना, नहीं सीखोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोग को? इसको ड्रॉ कर लो।
ठीक है, इसको अभी राइटिंग समझ नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट इसका समझो। पहले किस फॉर्म में था? पहले किस फॉर्म में था? आप लोग बताओ क्या फॉर्म में था पहले? किस फॉर्म में था? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करने से पहले कौन से फॉर्म में था? डीजनरेट मतलब ना, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे, डीजनरेट का मतलब ये होता है कि उसका एनर्जी सेम। ठीक है, क्या है? एनर्जी सेम। यहाँ पे एनर्जी रहता है, देखो अभी एनर्जी सेम है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी नो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक अभी मैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। ठीक है, क्योंकि डीजनरेट फॉर्म में था। अब मैं ये गैप क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैग्नेटिक फील्ड डालूंगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाला, एक एनर्जी गैप क्रिएट, एक एनर्जी गैप क्रिएट। मैं बोलूंगा यहाँ पे कौन से स्पिन आया हो, तो आप लोग क्या बोलोगे? यहाँ पे कौन से स्पिन आया होगा? इस एनर्जी में, इस लोअर हायर स्टेबिलिटी, यहाँ पे कौन से स्पिन आए होंगे? कौन से ओरिएंटेशन याद आ रहा है कुछ? बताओ जूनियर्स बताओ। एनएमआर से रिलेट करो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सारा एनएमआर का सब सेम चलता है, मात्र वहां न्यूक्लियर का स्पिन और यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्पिन, उससे रिलेट करो। मैग्नेटिक फील्ड डालते थे सिर्फ क्या के लिए? एनर्जी गैप क्रिएट करने के लिए। और उससे क्या होता था? कुछ और भी होता था ना? क्या होता था? क्या होता था? एंटी क्लॉक। बताओ क्या होता था? स्पिन का ओरिएंटेशन बदलता था। पहले रैंडमली ओरिएंटेड था हर जगह में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कुछ सीधा जाते थे, कुछ नीचे आते थे, याद आ रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में रहते थे, कुछ इस डायरेक्शन में रहते थे, याद आ रहा है? ओरिएंटेड रहता था। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डालता तो मैं क्या बोलता था? ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, नीचे आएंगे, याद आया? ये अपोज कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड या ओरिएंटेशन को अपोज कर रहा है, तो ऊपर वाले में अनस्टेबल वाले में चला जाएगा स्टेट में, याद आया? और क्या है? सेम ऐसा ही है, एनएमआर और ईएसआर सेम काम करते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसलिए एनएमआर पढ़ाते वक्त बोला था ईएसआर में सब काम है। अब देखो पहले डीजनरेट फॉर्म में था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाला एक एनर्जी गैप क्रिएट हुआ। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कौन से स्पिन वाले आएंगे, यहाँ पे वो स्पिन वाले आएंगे जिसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच करे। ठीक है, द ओरिएंटेशन व्हिच गेट मैच विद द ओरिएंटेशन इट इज हैविंग बिफोर। उससे पहले जो ओरिएंटेशन था मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट पूरा रैंडमली ओरिएंटेड था, आप लोग को याद होगा, ऐसा करके मैं दिखाया था, ऐसा रैंडमली कहीं भी ओरिएंटेड था। जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाला तो कुछ ऐसे ओरिएंटेड हो गए, कुछ ऐसे ओरिएंटेड, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड डालता हूं, ये मिलते हैं बढ़िया और स्टेबल हो जाते हैं, पर ये अपोज करते हैं तो ये ऊपर से जाते हैं, पता है ना आप लोग? पर ये यही नहीं रुका, ये यही नहीं रुका। यहाँ पे नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, यहाँ पे अप्लाइड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है, ये दिख रहा है ना, ये तो हम नहीं पढ़े थे एनएमआर में, ऐसा कुछ नहीं देखे थे हम लोग। ये हुआ है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन के बीच के इंटरेक्शन की वजह से हुआ है। उसी को हम बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। लिखिए, द इंटरेक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन रिस्पांसिबल फॉर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, ये न्यूक्लियर स्पिन जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, देख रहे हो कैसे स्प्लिटिंग हो गई इसकी, अलग अलग स्प्लिट हो गया ना, ये समझ आ गया? पर इसको लिखने का तरीका होता है, ये क्या है, ऐसा रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? नहीं समझ आया? हाँ वो समझ आया, पीपीटी लाऊंगा समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ का स्पिन क्या है 1/2s, पर ये क्या का स्पिन है? क्या का स्पिन है? क्या का स्पिन का ट्रांजिशन हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड डालने में? ये साल में क्या का ट्रांजिशन हुआ? इलेक्ट्रॉन का। बोलो, रिलेट करो मेरे साथ, समझ रहे हो? ये साल में क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन हो रहा होगा, समझो उसको। तो ये किसका है? ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन है, यानी ms जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये ms is equal to -1/2s। ये अब ये क्या है? ये बहुत ज्यादा स्टेबल रहा होगा। ये क्या है? ms + 1/2। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन का ट्रांजिशन। अब यहाँ क्या हो गया? फर्दर देखें हम, न्यूक्लियस
और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन के स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन हो गया। अब न्यूक्लियर के स्पिन को भी कुछ ना कुछ डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं Mi से। अब एक चीज देखना, सब लोग ना एक ग्राफ बना के आएंगे, मेरे को पता है, और आधे लोग रन भर यहाँ माइनस प्लस डालते रहेंगे। पर एक चीज को समझो, यहाँ पे -1/2s है ना, किसका, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो ये जब स्प्लिट होगा ना तो ये सेम रहेगा, ये देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ना, -1/2s। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ना, -1/2s। पर न्यूक्लियर का स्पिन है ये, तो +1/2s भी रहता है, -1/2s रहता है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन है +1/2s +1/2s। पर ये क्या है, Mi, ये न्यूक्लियर का स्पिन है, क्योंकि क्या होता है, हाइपरफाइन में वही होता है, न्यूक्लियर का स्पिन का इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के स्पिन का इंटरेक्शन। तो ये +1, अब ऐसा ये कोई गलत नहीं करके आएगा सामने। यहाँ पे आप लोग ms को -1/2s कर दोगे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई। इसके कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन यहाँ भी चेंज हो जाएगा क्या भाई, नहीं होगा चेंज। ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होने के बाद भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो वही रहने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये था जो वो था अनस्टेबल। समझ रहे हो, रिलेट कर रहे हो, टफ जा रहा क्या, नहीं जा रहा ना, फिर से बताऊं, कोई टेंशन नहीं, इसको नहीं समझ आया फिर से बता रहा हूं, आप देखो ध्यान से फिर से एक बार इसको ऐसे ड्रॉ करके आओगे, जब हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्वेश्चन आएगा इसको कोई ड्रॉ नहीं करके आ रहा, सोचो ये सब ड्रॉ करके आएंगे, सब डरा नहीं पाता हूं आपको। ऐसा मत डरो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रहो, ठीक है। तो ये हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अभी तक कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए, ये डीजेनरेट फॉर्म में बढ़िया पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं गैप क्रिएट करें ताकि इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन हो पाए, यानी कि मान लो ऐसा स्पिन रहा हो तो हम चाहते हैं ऐसा हो। हमको पता है पहले डीजेनरेट फॉर्म में था, हम चाहते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड डालें। मैग्नेटिक फील्ड डालने से एनर्जी गैप क्रिएट हो गया और वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, तो कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में है, हमको पता है। जब मैग्नेटिक फील्ड डाला तो जो मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन के साथ मैच कर गया वो यहाँ आ गया, कोई, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। ऊपर वही आएगा जिसका ओरिएंटेशन मैच नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, ऊपर वही आएगा, अनस्टेबिलिटी में वही आएगा, ठीक है। अब समझ आया। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। अब हम जब एनएमआर पढ़ लेते तो हम बार-बार वही चीज समझते हैं यार, न्यूक्लियस का स्पिन का ट्रांजिशन, अभी नहीं, अभी हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। अभी ये जो हो रहा ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन। अगर एनएमआर पढ़ते तो मैं इसको बोलता न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन, पर मैं अभी ईएसआर बता रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन का ट्रांजिशन, ठीक है। वो भी ये कौन सा, ये ज्यादा स्टेबल है, इसका ओरिएंटेशन मैच किया होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तभी ये इस पोजीशन को ग्रैब किया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये अलग, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर का स्पिन में इंटरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहर में, न्यूक्लियर रहेंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब ये फर्दर स्प्लिटिंग कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन का इंटरेक्शन और न्यूक्लियर स्पिन का इंटरेक्शन जो हो रहा है उसके कारण जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। अब समझ आ गया हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है, कोई पूछने से बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन हो गया, इसलिए हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देखने को मिली। क्योंकि जब हम एनएमआर पढ़ते थे ना वो सिर्फ यहां तक जाके रुक जाते थे, पर ईएसआर में देखने को मिली। और ईएसआर में देखने को इसलिए मिला क्योंकि हम वहां पे यूज करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराता है। देखो तो रेडियो वेव कराता है क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन? नो, नहीं कराता। समझ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ ना, ट्रांजिशन जब हुआ इलेक्ट्रॉन का तभी ये न्यूक्लियर का और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो पाया, पर ये रेडियो वेव में नहीं होगा। रेडियो वेव वो इतना ही करेगा कि सिर्फ आएगा न्यूक्लियर में जो है उसका स्पिन का ट्रांजिशन करा पाएगा, पर रेडियो वेव यहां तक नहीं होगा, सॉरी माइक्रोवेव। जब माइक्रोवेव डाला तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराया, पर कुछ देर के बाद हमको देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन चालू हो, जिसके कारण स्प्लिटिंग वही है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। क्लियर हो गया ये? तो इसका मतलब सर जो माइक्रोवेव है न्यूक्लियस पे भी प्रभाव डाला होगा। हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ बोलो। न्यूक्लियस पे भी प्रभाव डाला होगा माइक्रोवेव। हाँ डाला। देखो माइक्रोवेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो भाई।
माइक्रोवेव इसे मैं पहले बताया था रेडियो वेव क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती थी। यहाँ इसको भी इसलिए यूज कर रहे हैं। अब देखो मैं अगर यहाँ पे कुछ और रेडिएशन डालूंगा, मान लो यहाँ पे यूवी डालूंगा, तो हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो काम नहीं करेगा। हम पढ़ना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, यूवी अलग काम करता है, वो क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा जितना लाइट आप दे रहे हो वो अलग काम करता है, वैसे आईआर अलग काम करता है। ये आपका जिज्ञासा खत्म होगा जब आप 4th सेमेस्टर तक पहुंचोगे, तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग काम करता है, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे सवाल उठते हैं क्योंकि हमको ये जानना रहता है कि क्यों इसी को डाल रहे हैं, हम क्यों रेडियो वेव यूज कर रहे हैं, क्यों माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं। ये माइक्रोवेव ना इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजिशन करा पाता है। अभी देखो एक चीज एकदम मस्त बात बता रहा हूं, अभी रेडियो वेव पढ़े ना एनएमआर में, अभी माइक्रोवेव पढ़ रहे हो, आगे फिर पढ़ोगे आईआर, अभी पढ़ोगे इसी साल में पढ़ोगे आप लोग, जहां पे देखोगे आईआर जो है वो बॉन्ड का ना वाइब्रेशन कराता है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उसके लिए कार्य करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आईआर स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, यूवी इस्तेमाल करोगे तो यूवी काम करोगे, फिर एक्सरे आओगे, एक्सरे में भी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करोगे सॉलिड, ऐसे करके धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। फिर आपको अगर मैं बोलूंगा, मैं बोला कि मुझे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है भाई बताओ, तो तुम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा एनएमआर टेस्टिंग लगाओ। अगर मैं बोलूंगा क्रिस्टल ला के दूंगा, मैं बोलूंगा मुझे इसका स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर तो एनएमआर ही बताता है पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर क्रिस्टल ला के दूंगा तो एक्सरे यूज करोगे, कुछ टाइम के बाद ऐसा समझने लगोगे उस चीजों को। मैं बोलूंगा मेरे को इसमें ना इलेक्ट्रॉन के स्पिन का ट्रांजिशन देखना है भाई, इस मॉलिक्यूल में बेंजीन ला के दिया वाला इसमें बताओ, तो सीधा ईएसआर यूज करोगे। समझ आ गया? ये काम आएगा जब पीएचडी करते, तो वहां पे ऐसा बताया नहीं जाएगा कि एनएमआर यूज करो या ईएसआर, आप लोगों को पता होना चाहिए उसका काम ही क्या है। समझ रहे हो? ये समझ आ गया? तो पर ईएसआर में सारे मॉलिक्यूल्स का टेस्टिंग कर सकते हैं क्या, मेरे को बताओ? ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारे मॉलिक्यूल टेस्टिंग कर, ऐसा करते ही जरूरी नहीं कि हर मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी है क्या? अभी एग्जांपल बताया था H2 का, नहीं था वहां पे। तो जैसे एनएमआर में हर मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर एक्टिव नहीं होता, एनएमआर एक्टिव नहीं होता, वैसी ईएसआर में भी हर एक मॉलिक्यूल ईएसआर एक्टिव नहीं होता। समझ आ गया? कैसे समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है पूरा? तो एनएमआर एक्टिव जैसे हर मॉलिक्यूल नहीं है, वैसे ईएसआर भी हर मॉलिक्यूल ईएसआर एक्टिव भी नहीं है भाई। आपको पहले देखना पड़ेगा, कोई मॉलिक्यूल आप लोग सीधा टेस्ट नहीं मारोगे, पहले देखोगे कि ये पैरामैग्नेटिक रखता है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं, पूरा एमओटी वगैरह बना के देखोगे, अच्छे से बनाने आना चाहिए। फिर देखोगे हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं इसको डालूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखोगे कि इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियर का स्पिन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, हाइपर ट्रांसपोर्टिंग। क्लियर है? अभी ना एक एनर्जी का फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, रटने का जरूरत नहीं, मैं उसको बताऊंगा। ये लिख लिया है, मैं पीपीटी लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 1.5 घंटे बचे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, कोई दिक्कत पेयर भी करोगे, पेयर जो पेयर होते हैं ना उसके भी हम लोग स्टडी करेंगे, वो अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ोगे, उसको बाद में बताऊंगा। अभी ये सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अभी चीज बताऊंगा।
एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ना होता है हम लोग हमारे ESR उसका फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू ms। ये क्या है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, G होता है लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, ठीक है। ये आप लोगों में मेंशन है सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। मैं बताऊंगा इसका मान जो है 2 होता है 2 क्यों होता है वो सब पढ़ेंगे धीरे से। ये ms क्या है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, G होता है लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, म्यू भी जो होता है वो बोहर मैग्नेटॉन, ये H0 जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कि आप कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं ताकि ये क्रिएट हो गैप और इलेक्ट्रॉन स्पिन का ट्रांजिशन, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसका ट्रांजिशन होगा, पेयर्ड होंगे तो नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा रेडिएशन को, ना ही उसका ट्रांजिशन होगा अगर डायमैग्नेटिक होगा तो, ठीक है। अभी क्या समझे हम लोग, ये फॉर्मूला देखिए, इसको लिखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वहां लिख दो, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर्स ऑफ लाइन निकालेंगे, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं गेट में, गेट समझते हो क्या, गेट से क्वेश्चन आते हैं इससे, इस फॉर्मूला से। अब देखो फिर से एक बार, ms क्या है बताओ मेरे को, ms क्या है, हाँ, G क्या है, म्यू भी क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, लिखो वहां बोहर मैग्नेटॉन, H0 क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो इसको लिखो सब। ये सर मैग्नेट भी यूज होगा, हाँ यूज होगा, रेडियो माइक्रोवेव लेकिन रेडियो में यूज ही नहीं करेंगे, न्यूक्लियर का ट्रांजिशन पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियर का स्पिन, मतलब न्यूक्लियर का जो स्पिन है ना उसके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, तो न्यूक्लियर का स्पिन तो प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। ये तो नहीं सोच रहे ना आप लोग यहाँ पे रेडियो वेव भी यूज करेंगे, रेडियो वेव यहाँ यूज नहीं करेंगे, जो मैं क्या बोल रहा हूँ न्यूक्लियर का यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं होगा, न्यूक्लियर का ट्रांजिशन अलग है, न्यूक्लियर का जो स्पिन है ना जिसको हम आई बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है +1/2, ड्यूटेरियम का होता है 1, तो ये जो स्पिन है ना उसका, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाइड्रोजन का हम देखते हैं ना ऐसा रहता है, उसको 1/2 बोलते हैं, है ना। तो वैसे इसका भी स्पिन हर एक जो भी हो गया न्यूट्रॉन में जो भी प्रेजेंट है ना उसका एक इलेक्ट्रॉन स्पिन रहता है, तो वो स्पिन जो है इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के साथ इंटरेक्ट कर जाता है, तो यहाँ इसका ट्रांजिशन नहीं होगा, इसका ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोला, फिर से बोलो, ये क्या है, ms क्या है, G क्या है, फैक्टर, म्यू भी क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, H0 क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आप कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अप्लाई कर रहे हो, हम लोग केमिकल शीट में पढ़ते थे ना, बटे में हम डालते थे कितने मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ऐसे। अब देखो मैं इसको पुट कर रहा हूं, ध्यान समझ, इसको मैथमेटिक्स में आता, ये ms में आप पुट करने वाला, ये ms में यहाँ क्या माना +1/2s, यहाँ पुट कर दूंगा +1/2 ऐसे, तो अभी रखो G म्यू बी H0, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी आई, अब इसकी एनर्जी निकालते हैं, इसकी एनर्जी क्या आएगा, ms क्या है यहाँ पे मान -1/2 G म्यू बी H, ये क्या बोला मैं, ये एनर्जी है इस स्टेट का, ये अनस्टेबल स्टेट का एनर्जी, ये दोनों एनर्जी कैसे निकालेंगे, जब डेली करेंगे। आपको ये डेल का मतलब पता है क्या होता है, ये डेल का चेंज एनर्जी, मतलब ये तो इसके एनर्जी में आप लोग को बता दिया, इसकी भी एनर्जी आपको पता चल गई, अब हमको दोनों की एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चेंज एनर्जी माइनस E1 माइनस, इसको यहाँ पुट करेंगे, मैं पुट करके दिखा देता हूँ। इसको पुट करेंगे 1/2 म्यू बी H0 माइनस म्यू बी, ये समझ आ गया कैसे कर रहा हूँ, E1 माइनस E2
माइनस तो था पहले और उसमें भी माइनस है। अब मैं बोलूंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सर बताएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसको हटा के सीधा प्लस कर दूं मैं ऐसा, ठीक है। अब कॉमन निकाल सकता हूं, इसको कॉमन कर देता हूं, जैसे 1/2 का प्लस 1/2 क्या होगा, इसको पता है क्या होगा, 1 होगा ना। मैं इसको कुछ मत नहीं लिखता, ऐसे ही रख देता हूं। तो डेल ई क्या हो गया, जी म्यू बी एच नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो इसको, मतलब कि एनर्जी अलग। अब चेंज एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, जी म्यू बी एच नॉट। समझ आ गया, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखिए, इसको मिटा दूंगा, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सोर्स यूज करते हैं हम लोग ESR में, माइक्रोवेव यूज करते हैं। पहले क्या होता है, डीजेनरेट फॉर्म में रहता है, हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ओरिएंटेशन इधर उधर था, वो ओरिएंटेशन हमको पता है नीचे में कौन आने वाला, इसका ओरिएंटेशन मैच करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ऊपर वो आएगा इसका ओरिएंटेशन मैच नहीं करेगा, अनस्टेबल फॉर्म में होगा। उसके बाद देखिए कि न्यूक्लियर का स्पीड और ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया और फर्दर स्प्लिटिंग, उसको हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। हम एनर्जी देख लिए, एनर्जी का मान क्या आता है, हम चेंज इन एनर्जी भी देख लिए, जो जी म्यू बी एच नॉट। ये जी जो है ना, इसका पूरा एक लेक्चर पढ़ना पड़ता है, ये जी के ऊपर एक लेक्चर पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो। ये जी का मान होता है 2.003, मैं बाद में बताऊंगा कि सिर्फ 2 ही क्यों होता है, ठीक है। ये होता है बहुत मैग्नेटॉन, इसका भी एक मान है 9.27 × 10⁻⁴ ऐसे करके है, तो वो बहुत मैग्नेटॉन का भी एक मान है। H नॉट जो है वो अपन कौन से मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब हमको इसका मान भी पता रहता है, इसका मान भी पता रहता है, हमको मात्र ये देखना रहता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं, समझ रहे हो। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप बढ़ेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं नंबर्स ऑफ लाइन किसी भी मॉलिक्यूल्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ लाइन, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियर स्पिन याद है कि नहीं, जैसे हाइड्रोजन के +1/2, आप लोग पीपीटी खोल के देखे कि नहीं, देखे उसे न्यूक्लियर स्पिन का मान था ना, कुछ ड्यूटेरियम का क्या था, 12 था। ऐसा न्यूक्लियर स्पिन का कुछ मान होता है, जैसे हाइड्रोजन का +1, ड्यूटेरियम का 1, क्लोरीन का 1/2, फास्फोरस का 3/2। कुछ टाइम बाद याद होगा, तो पीपीटी खोल के देखना और न्यूक्लियर स्पिन याद करना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर स्पिन का मान आता है वो I +1/2 ही क्यों आता है, रखने नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब आप सेपरेटली न्यूट्रॉन को सेपरेटली, जब हम इलेक्ट्रॉन शेल मॉडल अलग है और न्यूक्लियर शेल मॉडल अलग है, दो तरीके का शेल मॉडल पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, एक इलेक्ट्रॉन शेल मॉडल, एक न्यूक्लियर शेल मॉडल। जैसे इलेक्ट्रॉन शेल मॉडल क्या है, जैसे मैं अगर बोल दिया हाइड्रोजन का, मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन स्पिन कितना है, आप तुरंत देखोगे एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक भर दिया, 1 +1/2 करते थे, ऐसा करते थे हम। एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो हाँ +1/2 बोलते थे ना, 2 भरा है तो हाँ ठीक है, ये +1/2 ये -1/2। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसको भी न्यूट्रॉन को अलग भरोगे, प्रोटॉन को अलग भरोगे, क्या होता है, क्वांटम नंबर पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एसिम्पटोल क्वांटम नंबर, मैग्नेट वाला, स्पिन वाला, इलेक्ट्रॉन का स्पिन वाला, ठीक है। 4 नंबर पढ़े, आखिरी में इलेक्ट्रॉन स्पिन आता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस नाभिक का भी स्पिन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वैसे ही न्यूक्लियर का भी स्पिन होता है। तो ये जब मान हमको रखना पड़ता है कि हम निकालते हैं ना,
हमको रखना पड़ता है। अगर मैं बोलूंगा कि सोडियम जो है जो कितने स्पिन प्रेजेंट है, आप लोग नहीं रखोगे, पता है। अगर जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स पढ़े होंगे वो रिलेट करेंगे। इनर ट्रांजिशन मेटल में पूरा एक स्पिन भरते हो, जैसे मान लो ऐसा रहता है, ऐसा मान लो। मैं अगर बोलूंगा इसमें कितने स्पिन है तो बताओ क्या होंगे इसके स्पिन। मान लो आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भर लिए और आपके में ये फंस गया, गुड, 5/2 1/2 1/2 1/2 सबके 1/2 होंगे, 5/2। तो इसको रखना पड़ता है क्या हम लोग को? नहीं रखना पड़ता ना, ऐसी न्यूक्लियस का भी नहीं रखना पड़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस की पढ़ाई इतनी बड़ी है कि हम एक एक का निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये आसानी से निकल जाता है पर न्यूक्लियस का नहीं निकलता। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं, हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का भी हम एक न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, तो न्यूट्रॉन जहां पे फंसेगा ना तो बाद में हम उसका न्यूक्लियर का स्पिन निकालते हैं। वैसे हाइड्रोजन का 1/2। अब जैसे न्यूट्रॉन में भी होता है, जैसे न्यूक्लियर शेल मॉडल का भी फार्मूला है, जैसे अभी हम लोग 1s 2s 2p ऐसा पढ़ते हैं ना, तो न्यूक्लियस का भी होता है 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 1d 5/2। ये पढ़ोगे आप लोग, इस साल पढ़ोगे जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ना वो इस साल, ठीक है, नेसेसरी बताएंगे आप लोग, अभी नहीं पढ़ोगे। पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो आई का मान है वो पता होना चाहिए ना भाई, कहां से आ रहा है, कि कहीं और से नहीं, ये न्यूक्लियस का जो स्पिन है उसी का मान है। इसको बाद में पढ़ोगे, जब न्यूक्लियर शेल मॉडल पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो देखोगे कहां पे इलेक्ट्रॉन फंस रहा है, देखोगे आंसर ये इसका आई का मान बाद में पढ़ोगे। तो हाइड्रोजन का +1/2 होता है, ड्यूटेरियम का होता है आई का मान 1, फ्लोरीन का होता है आई का मान +1/2। ऐसे करके लगभग 8 से 9 मॉलिक्यूल्स का अगर आपको आई याद हो गया ना, तो आने वाले 2-3 साल तक तो नेट के क्वेश्चन लगेंगे। उसके बाद तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, तो उन्हें कुछ और भी ऐड करते जाएंगे। तो अभी ये 10-8 मॉलिक्यूल पढ़ लोगे ना तो निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ लाइंस निकालना सीखेंगे, कितना नंबर्स ऑफ, मैं एक फॉर्मूला बताया था कल आपको, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहे हो। दूसरा मेथड आपको इलेक्ट्रॉन को अलग भरना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को अलग भरना पड़ेगा, प्रोटॉन को अलग भरना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कहाँ फंसता है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, 1s 1/2 1p 1/2। आप कैसे करते हो, हाइड्रोजन को 1 1 रखते हो मान, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, तीसरे 1/2, समझ आते हैं? चलो मैं बता, जैसे हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन रहते हैं हाइड्रोजन में? एक रहते हैं। अब मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या करते हो, हाइड्रोजन का आपको याद रहता है 1s से बढ़ते हो ना 1s, वैसे ना एक न्यूक्लियर का इस शेल मॉडल, जैसे मैं बताया 1s 1/2 1p 1/2, ऐसा 1p 3/2 1d 5/2 1d 7/2 ऐसा करके। अभी देखो इलेक्ट्रॉन का ये न्यूट्रॉन कहां फंसेगा, एक है ना, एक यहां फंस गया ना, इसका स्पिन बन गया। मैं बता नहीं रहा हूं, डेप्थ में चले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन भर दिए, मान लो यहां भी इलेक्ट्रॉन भरा गया, यहां इलेक्ट्रॉन, तो यहां फंस गया तो इसका यहां पे 3/2 होता है, तो उसका स्पिन आएगा 3/2 किसी में ऐसा। तो ये आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब भरोगे ना तो इनमें को आधा ऐसा बताने में मजा नहीं आता है। ये डब्बा पूरा हम बनाते हैं उसको समझने के लिए, शुरू से कहां से ये शुरू हुआ, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से ये शुरू होता है, उसके बाद खत्म होता है ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको छोड़ देते हैं अभी। तो नंबर ऑफ हमको लाइंस देगा, कोई मॉलिक्यूल आपको देगा नंबर ऑफ लाइन, उसका फार्मूला होता है 2ni+। अब देखो n मतलब होते हैं कितने वहां पे प्रेजेंट होंगे, जिसका एक और चीज याद रखना, यहाँ पे यहाँ पे जो i का मान है वो होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का i का मान होता है ना 1/2, कार्बन का होता है क्या, नहीं होता। i जो है i = 0 होता है कार्बन के लिए, ठीक है। तो अब देखो 2i+1, i का मान पता होना चाहिए क्या है, एक क्वेश्चन निकाल के बताना, जैसे कि CH3, हमको पता है हाइड्रोजन का 1/2 होता है i का मान, i का मान हाइड्रोजन का होता है 1/2, इसका नहीं होता, इसमें आपको 8-9 मॉलिक्यूल पढ़ना पड़ेगा जिसका मान मिलता है न्यूक्लियर स्पिन का, इसका होता है 1/2। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसके न्यूक्लियर का स्पिन है, 3 हाइड्रोजन है, i का मान क्या है इसका 1/2, 2 और 2 कैंसल, 3 + 1 4, नंबर ऑफ सिग्नल 4 है। नेट में पूछा क्वेश्चन है 2013
10-12 साल पुराना, अब नहीं पूछता, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों वाला है, पहले पूछता था, सेट में पूछता था, अब ड्यूटेरियम का क्या होता है? आई का मान, आई बताया 1, इसका फाइंड आउट करके बताओ। सेम है, नंबर ऑफ सिंगल निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, अपना आंसर पूछूंगा, निकाले रहो अच्छे से। सही बोल रहे हो आशुतोष? कितना आ रहा है? किसी का 0 आ रहा है? 1 2 7 आ रहा है? 7 हो गया था। ये ऐसा मैं बोल रहा था कि बाकी लोग 7 ना बोले। 7 आ रहा है सबका? आ रहा है 7? तो आप लोग गेट 2017 क्वेश्चन सॉल्व करें। गेट 2017 का क्वेश्चन, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, मैं ले जा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। 17 क्वेश्चन बनाना है, जिन्हें से BCQ से क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये गेट 2017 क्वेश्चन, तो आशुतोष और आप अगर दे दे गेट तो आपका 2 नंबर कंफर्म था। ठीक है, निकला तो बताता हूँ कैसे आया। ठीक है, देखो जिसका क्वेश्चन आया नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए था अब तक। देखो सी डी, ड्यूटेरियम का आई का मान क्या होता है? अब थोड़ी देर बाद याद हो जाना चाहिए 1। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे। एन कितना है जिनका आई का मान 1 आ रहा है? 3 ड्यूटेरियम है, 3। आई का मान क्या है ड्यूटेरियम का? 1। 6 into 1 6, 6 plus 1 7. 7 numbers of line are present in this molecule. 7 numbers of line. ठीक है, समझ आ गया ये चीज? अब ऐसे ही आप बहुत सारा क्वेश्चन बाद में ना इसका इंटेंसिटी निकालोगे। इंटेंसिटी आने के लिए आपको पास्कल्स और नॉन पास्कल्स आना चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा इतना समझेगा। एक क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, अगर मान लो, सब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे कार्बन 13 कर दूं तो क्या सोचो? जो इसको बता दिया ना मजा आ जाएगा। अगर इसका सिग्नल बताओ मेरे को, निकल नंबर्स ऑफ लाइन बताओ। एक चीज याद रखना, 2 बार यूज करोगे। जैसे अब मान लो अभी दोनों मॉलिक्यूल एक्टिव हो गए ना, अब दो ऐसा फॉर्मूला है 2ni+1 2ni+1 2 बार यूज करोगे। एक बार इस कार्बन के लिए और एक बार इस हाइड्रोजन के लिए यूज करोगे। कार्बन 13 का क्या होता है? आई का मान नहीं है ना? हाँ, फंस रहे हो। क्या होता है? 1/2 हाफ होता है, होता है। तो वहाँ क्या लिखा? पहले क्या लिखा था? सिर्फ कार्बन, पर कार्बन 13 डाला तो +1/2। मैं आपको क्या बोला था? कार्बन का एविडेंस, कार्बन 13 का एविडेंस इतना कम है कि नेचर में बहुत कम पाया जाता है। अगर मैं सिर्फ कार्बन लिखा तो उसका सिग्नल लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस नहीं बताओ। कार्बन 13 आ गया मतलब वो नंबर ऑफ लाइन दे। ठीक है, एक बार उसको सॉल्व करो, निकालो फॉर्मूला ऊपर से। ये तो 1 हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, 2014 का नेट क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे ही होगा ना? ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा ना, इसके क्वेश्चन दिए हो क्यों ये कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों देखो, ये कार्बन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए, दोनों को डालो। कार्बन कितने प्रेजेंट है वहाँ? ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा। देखो कंफ्यूज कर दे देगा। मैं अभी बताऊंगा। नहीं, एक बार इधर देख ले।
तुम्हारा दिमाग अलग चलता है, मैं कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे ब्रेन के साथ। क्या क्या तो बोली भैया भी मेरे को कि 3 बार बोल क्या बोली कॉन्सेप्ट ही किया भैया सब लोग क्या बोले अभी कुछ अलग ही इन्वेंशन कर दी। बोली सीखने से अच्छा यहीं पे दिमाग लगा ली हाँ, कि वही, ये वही। कट गया और ये 1 और ये 7 ये 8 भाई सही लगा है, दिमाग सही लगा, कुछ तो अलग किए, कुछ अलग ही किए। निकला सबका? मैं भी तो वही बोली, क्या बोली मैं? चला गया थोड़ा। मैथमेटिक्स नहीं आता, पुट करने नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा दो। कार्बन 13 NMR एक्टिव होता है, ठीक है। कार्बन 13 के I का मान होता है, ध्यान दो जिसका नहीं निकला, +1/, वैसे हाइड्रोजन के I का मान होता है +1/2, मतलब दोनों का सिग्नल मिलने वाला है। फॉर्मूला क्या बताया? 2Ni +1, 2Ni +1, ये हम यूज करेंगे कार्बन 13 के लिए। मैं बोल रहा हूँ कार्बन 13, सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन 13, सिर्फ कार्बन लिखा था ना तो NMR इनएक्टिव होता है, मतलब उसका I का मान तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, I का मान नहीं होगा। अब I NMR एक्टिव बोल दिया, सॉरी, इसका कार्बन का जो I का मान है, मतलब न्यूक्लियर का स्पीड का मान जो होगा वो 0 कार्बन, पर कार्बन 13 का होता है। कि कार्बन 13 NMR पढ़ते हो ना, तो कार्बन 13 NMR तभी पढ़ोगे ना भाई जब NMR एक्टिव होगा। तो ये है, इसका मान है +1/2, हाइड्रोजन का मान है +1, पुट करते हैं। ये कार्बन 13 के लिए है, ये हाइड्रोजन पे पुट करेंगे। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद जब F डालूंगा ना तो F का भी निकालोगे। F का I का मान क्या होता है? +1/2, ठीक है। अब इसको समझते हैं। 2 कितने कार्बन प्रेजेंट है? 13 मत बोल देना तो क्लास से बाहर निकलना, खुद ही निकल जाए। अगर 13 कार्बन यहाँ पे बोलोगे खुद ही कुछ चले जाए। कितने कार्बन प्रेजेंट है? ठीक है। I का मान क्या है कार्बन 13 का? +1, ठीक है। इसका 2 तो ऐसे ही रहेगा। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3। I का मान क्या होता है हाइड्रोजन का? 1/2 जिद कर दी है। 1/2 मान भी नहीं मिलेगी 1/2, ठीक है। देखो मैं सही बनाई हूँ, बुक में मैं कंफ्यूज हो गई। अपनी बात ऐसा ठीक है, संजय ठीक हो? अब सॉल्व करना है। नहीं ठीक है, कोई होता है। तुम सीरियसली लिया तेरा बोला कोई बात नहीं, ऐसा बोला पहले ही बना दिया। ये समझ आ गया? हाँ, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 into 1 1 + 1 2 3 into 1 3 होता है हाँ, +1। तो मैथमेटिक्स से नहीं इसलिए एकदम एलाबोरेट करके बता रहा हूं। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 4। कितने सिग्नल आएंगे? 8 so 8 2 into 4 6। कौन पढ़ा है मैथमेटिक्स का? कौन 6 कौन निकाला? कौन 6 बोला? इनके करेंगे so 8 आंसर देखना पड़ा होता है। रिपीट लेना बिल्कुल सर, मैं 4 into 8 बताया था। तो 4 है भाई, मेरा राइटिंग में थोड़ा सा वो है, समझ रहा हूं। 8 ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला बोलो 2Ni + 1 बोलो 2Ni + 1 ये नंबर्स ऑफ लाइंस के लिए यूज कर रहे हैं। नंबर एनर्जी के लिए G लोगे μB H0 अगर del G है del E है चेंज, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करो। हाँ यस यस ये
तीन मार्क वही फॉर्मूला को 3 मार्क्स 2ni + 1 2ni + 1 2ni + 1 सब के लिए क्या कार्बन के लिए फ्लोरीन के लिए हाइड्रोजन के लिए सब के लिए और फ्लोरीन का जो होता है +1/2 होता है ही का फ्लोरीन का भी होता है +1 करो कोशिश करो जो फॉर्मूला पहले बताया उसी को 3 बार लेना 2ni + 1 2ni + 1 2ni + 1 लो और कोशिश करो बनाओ कुछ करोगे नहीं 12 बोल दो नहीं बोलूंगी मेरा नहीं आता इसलिए बोली गलत था बोला ना मैंने था पढ़ने को पीटी ठीक है सब अपना अपना बताओ आप लोग तो जीरो वाले हैं क्या तो फॉर्मूला क्या बताया था स्पिन निकालने का स्पिन निकालने का फॉर्मूला न्यूक्लियस देखा फॉर्मूला सर 12 12 ठीक है कोई अपना आंसर रखो न्यूक्लियस फॉर्मूला वही न्यूक्लियस शेल मॉडल्स निकालना पड़ेगा हां वो थोड़ा बड़ा है भैया वो अभी 1s 1/2 ऐसा करना है हाइड्रोजन का स्पिन 1/2 हो रहा है अच्छा 2ni + 1 वो बता कुछ नहीं तो है ना ये इससे तो ठीक सर 12 आया ना धीरे धीरे फ्लक्चुएट हो रहा है आपको कितना आ रहा है 12 आप लोग सुन के बोल दो बाहर नहीं सही में बना है सर 12 नहीं बना अभी समझना ठीक है नहीं समझ आ रहा तो दिक्कत नहीं समझना सीधे तो आ रहा है कोई आके बना के दिखाएगा आओ बहुत दूर से आना पड़ जाएगा यार कोई बताओ सामने वाला कोई बना के दिखाएगा कोई समझा सर आप बताओ सही है कोई समझा सकता है इसको अच्छी तरीके से समझा हाँ नोर बोल रहा है आओ नोर को मौका नहीं मिलेगा आओ समझा मैं आऊँ सर हेलो बैठ करके बच्चों देखते बाहर सबको समझाओ सही बात तो सब लोग इधर ध्यान देंगे ठीक इधर देखेंगे तो यहाँ पे जो NMR निकलता है तीनों आइटम का निकलता है ठीक है तो इसके लिए सबका आई का मान लेंगे इसका आई का मान पता है 1/2 ठीक है और फ्लोरीन का 1 और हाइड्रोजन का 1/2 उसका 1/2 तो ठीक है अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे ये नंबर होता है एटम कितना है वो देखना है ठीक है कार्बन कितना है इसमें फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन 1 1
2 into और I प्लस 1 और क्लोरीन का 2 into 2 2 into 1/2 into 1/2 प्लस 1 और हाइड्रोजन के लिए 2 into 1 into 1/2 plus 1 प्लस 1 अब देखो 2 से 2 काट देंगे, काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं भाई। पक्का? यस सर। यहाँ पे काट दिए, यस यहाँ पे काट दें। यस अब क्या बचा? 1 1 प्लस 1 2 1 into 1 है तो 1 ही होगा। 1 प्लस 1 2। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो इसको इंटू कर सकता हूँ और यहाँ पे 2 प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा? इंटू 2 यहाँ पे 2 इसको गुणा कर सकते हैं सब लोग? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. क्या आएगा आंसर? 12 गुड। आया सबका? यस सर। सबका 12 आया? Yes, ये sir. आ गया। अब एक शॉर्टकट बता, ठीक है? अब देखो, जैसे 2n i + 1 डालते हैं, मान लो i का मान 1/2, तो हमको क्या देखने को मिलता है? आखिरी में बचता है n + 1। कैसे? 2n i + 1 है, तो 2 into, देखो ध्यान से, 2 into n into 1/2, i का मान 1/2 है सब, कोई मॉलिक्यूल अगर 1/2 तो क्या करना पड़ता है? दो कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? n + 1 का मतलब है एक बड़ा। तो हम ये मॉलिक्यूल देखें तो क्या देखें? सब में 1/2 है i का मान, तो एक एक बढ़ा दो, मतलब कार्बन 1 है तो 2 कर दो, क्लोरीन 2 है तो 3 कर दो, हाइड्रोजन 1 है तो 2 कर दो। यही तो कर रहे थे। अब हम लोग को फॉर्मूला भी डालने का जरूरत नहीं, हमको पता है, मैं बताया था कल कि हाइड्रोजन को हम n + 1 ले लेते हैं। जितना भी मान लो कोई मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखा एग्जाम में कि तीनों पे 1/2 है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला डालने का। हम कार्बन को 1 बढ़ा देंगे, क्लोरीन को 2 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ आ गया? अगर 1/2 है कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता जो यहाँ 1/2 नहीं है तो भी हम ये कर सकते हैं। अगर मान लो इसका ये कोई और होगा, कुछ और डी मान लो ऐसा कुछ होगा, मान लो अभी वैलेंसी वगैरह को साइड कर दो, तो इसका क्या होता है? 1/2 होता है, इसका 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन को 1 बढ़ा दे, 1 बढ़ा दो, 3 को 4 कर दो, समझ गए? फिर इसका निकाल लो तो थोड़ा टाइम बचता है। ऐसा कंपटीशन एग्जाम में हम लोग करते हैं कि 1/2 अगर हम लोग को दिख रहा तो हम लोग ये बढ़ा, क्यों बढ़ा रहे हैं तो पता है ना, क्योंकि 2n i + 1 में जब i का मान 1/2 पुट करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाता है, n + 1 बचता है। n + 1 का यही मतलब है कि एक ज्यादा। तो अगली बार जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कितना अच्छे से बताया है, बहुत अच्छा लगा बताया, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है लड़के में, अच्छा कर रहा है। ऐसे देते रहना नंबर आगे आके पीपीटी में। तो ये ऐसा एलोबरेट करके हमको पहले सीखना होगा। जैसे अभी भाई ने सिखाया, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, अब हम सीख लेना, पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम बार-बार फॉर्मूला लगाते ना करें। अगली बार हम सीधा 1 बढ़ा देंगे अगर सबका 1/2 है। क्लियर है? तो आज क्या क्या पढ़े हम? ESR के पढ़े, ESR के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जहां पे हम देखते हैं कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उसका ज्ञात करेंगे कि कितना नंबर ऑफ सिग्नल आ रहा है। बाद में इसका फ्री रेडिकल का पता करेंगे, जैसे यहाँ पे CD3 है ना, उसके कैसा फ्री रेडिकल है, नंबर ऑफ सिग्नल पता करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितना होगा। आगे थोड़ा बहुत और बेंजीन में देखेंगे, बेंजीन में जस्ट CL लगा के देखेंगे क्या क्या उसका सिग्नल आ रहा है। तो आज हम देखेंगे कैसे एक डीजेनरेट फॉर्म में था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाले एक गैप क्रिएट हो गया, नीचे वो आया जिसकी ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच कर रही थी,
ऊपर वो आया जिसका मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन दोनों के अलग थे। फिर हम देखें कि जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर का स्पिन के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, ये तो फर्दर स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसको हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे एनवायरनमेंट में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फास्ट रिएक्टिव होते हैं, उनकी स्टडी के लिए कारगर है ये ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हम देखें कैसे एनर्जी निकालना सीखे। एनर्जी इज इक्वल टू ms यानी स्पिन, फिर g लैंड स्पिनिंग फैक्टर, म्यू b बोहर मैग्नेट्रॉन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड h0। फिर देखिए एनर्जी, टोटल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी देखें E1 माइनस E2 किए, देखिए डेल E इज इक्वल टू आता है g म्यू b h0। बातें बताऊंगा मैं, g का मान 2 है, बोहर मैग्नेट्रॉन का मान 9.27 10 टू द पावर है, मैं बताऊंगा वो कैसे है, ठीक है, इसको पुट करना है। हम देखें नंबर्स ऑफ लाइन निकालना सीखे। फॉर्मूला क्या था 2ni प्लस 1। ये फॉर्मूला से हम देखें अगर दो मॉलिक्यूल है तो 2ni प्लस 1 2ni प्लस 1, अगर तीन आ रहे 2ni प्लस 1 2ni प्लस 1 2ni प्लस 3 बार लिखेंगे, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग को ये हाइड्रोजन का प्लस 1 2 याद हो गया, ड्यूटेरियम का 1 याद हो गया, फ्लोरीन का 1/2 याद हो गया। ऐसे ही हम लोग को जाके याद करना है, क्लोरीन का 3/2 याद करना है। तो ऐसा करके 10-8 मॉलिक्यूल्स के हमको न्यूक्लियर स्पिन याद करना है। पर आप लोगों को ये पता है कि ये कहां से आया है, न्यूक्लियर शेल मॉडल से आया है। अभी बताया हाइड्रोजन का कैसे आया था हमारे भाई आई का, तो वो रटना नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि पता होना चाहिए कहां से आ रहा है। मान को रटो पर पता हो कि कहां से आ रहा है वो मान। न्यूक्लियर शेल मॉडल से आ रहा है आई का, ठीक है, बस सही रहता है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। कौन सा भी अभी तो न्यूक्लियर शेल मॉडल आता है। अरे वो बताओगे ना बेटा, एक दिन सजा दूंगा पूरा, ये सर को बोल दूंगा कि सर मेरे को पढ़ाने को मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो स्पेक्ट्रो से ज्यादा अच्छा वही लगता है, मैं बता दूंगा। न्यूक्लियर शेल मॉडल इनके में भी है, दोनों स्ट्रीम में, ठीक है, समझ आ गया ये सर? यस घर जाके तो पढ़ना है नहीं, पढ़ लो भाई घर जाके। ये सर का थोड़ा टॉपिक बचा है, आप लोगों को तो 2 यूनिट होने वाला है।